Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मॉडल सेट 1 जो जैक बोर्ड ने रिलीज किया है सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए। और ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है। और आपको पता है अब जो जैक बोर्ड का एग्जाम होगा टर्म 1 और टर्म 2 दोनों साथ में होगा, तो इसलिए उन्होंने टर्म 2 का मॉडल सेट रिलीज कर दिया। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसका? सोशल साइंस का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय रिंडर पेस्ट। तो चलिए देखते हैं। तो पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं, जिससे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? मैंने औद्योगिक क्रांति पे चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है मेरे चैनल पे इसका वीडियो पड़ा है, आप जाकर देखिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? तो पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1760 और 1820 के बीच हुई थी। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाना था। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं घरों में उपयोग की जाने वाले दो ऊर्जा संसाधन के नाम लिखें। नेम टू एनर्जी रिसोर्सेज यूज इन होम। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब आपके घरों में यूज करने वाले ये है। आप पेट्रोलियम को भी ले सकते हैं, पेट्रोलियम से आपका बाइक वाइक भी चलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? When was the Indian National Congress established and who was founder of this? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखें। राइट एनी टू चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो पहला चुनौती आपका क्या था? आधार तैयार करने की चुनौती थी। दूसरी क्या थी? विस्तार की चुनौती थी आपकी। आगे चलते हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन मनी। तो साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती है। आगे चलते हैं। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है आपका? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैश्वीकरण से आपका आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने पूरा मुद्रा और साथ और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरा चैप्टर का वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर उसको देख लें। मैंने झारखंड बोर्ड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके चैनल पे देख ले, वहां पे इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैंने सेकंड टर्म का कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के अनेक देशों में स्थापित करती है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? Why did women workers in Britain attack the spinning jenny machine? तो चलिए देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरगिव्स ने 1764 ईस्वी में किया। इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी, जिसके कारण अब मजदूरों की मांग घट गई। आगे चलते हैं। एक ही पहिए को घुमाकर एक मजदूर एक सारी स्पिंडल्स को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनाने लगते थे। बेरोजगारी के डर से महिला कारीगर जो हाथ से धागा काटकर गुजारा करती थी घबरा गई। इसलिए उन्होंने इन नई मशीनों को लगाने का विरोध किया और जहां जहां ये मशीनें लगाई गई उन्होंने उन पर आक्रमण करके उनको तोड़ फोड़ दिया। महिलाओं का विरोध तोड़ फोड़ काफी समय तक चलती रही। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। नेम वन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड राइट टू इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स कल्टीवेशन। देखिए भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रधान खाद्य फसलें क्या क्या आपका, चावल और गेहूं है। तो चावल के बारे में देख लेते हैं हम। चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री से ऊपर। आगे चलते हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र किस रूप में उत्तरदायी शासन है, इन व्हाट फॉर्म इज डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो प्रतिनिधि बदल सकते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। तो पहले बैंक उन्हीं से जमा लेता है जिनके पास अधिक के पैसा होता है। बैंक जमा का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास नकद के रूप में रखता है या उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने का प्रावधान के रूप में रखा जाता है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। आगे चलते हैं। चूंकि किसी विशेष दिन पर उसके कुछ जमाकर्ता नकद निकालने आते हैं, बैंक को भी इस नकदी के साथ प्रबंधन करना होता है। आगे चलते हैं। बैंक जमा के बड़े हिस्से का प्रयोग ऋण देने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। बैंक जमा पर दिए जाने वाले ऋण की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलता है। इन दोनों ब्याज दरों के बीच का अंतर उनकी आय होती है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। दूसरा देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं G77 देशों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G77 कंट्रीज। तो अल्प विकसित या विकासशील देशों के संगठन को G77 कहते हैं। 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति का लाभ अधिकतर विकासशील देशों को नहीं हो पा रहा था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन इसका लाभ विकसित देशों को ही हुआ। इस प्रकार इन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के सीमित कार्यक्षेत्र की समस्या को देखते हुए इसकी प्रतिक्रिया के रूप में अल्प विकसित या विकासशील देशों के समूह G77 का गठन हुआ। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। व्हाट इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन बिफोर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए पहला तो है लोकतंत्र की स्थापना। तो विश्व के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से के देशों में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने, सत्ता पर सेना को हटाने तथा एक संप्रभु तथा सक्षम शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का विस्तार एवं विस्तार। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाने, संघ के
सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों समूहों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने आदि जैसी चुनौतियां। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधारना तथा मजबूत बनाना, इसी पॉइंट में है, देख लेते हैं। विश्व में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना तथा मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार, वंशवाद, कट्टरवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति से लोकतंत्र की रक्षा। कई देशों में अपार जन समर्थन के कारण शासक वर्ग भ्रष्टाचार, कट्टरवाद, वंशवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। एक सफल लोकतंत्र को इनसे बचना आवश्यक है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ मनी एंड इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं। तो उपभोग में मुद्रा की भूमिका कैसे होती है ये भी देखते हैं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तु तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। व्यापार में मुद्रा की भूमिका। तो मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की जाती हैं, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं का क्रय करके उन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। तो सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है, जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज सफलतापूर्वक बनाई जाती है। इसे मुद्रा से ही प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा से की जाती है, जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज ब्राइटर इन इंडिया। वाई? तो सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा बात क्या है? सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरों देशों से खरीदनी पड़ती है या देनी पड़ती है। ठीक है, पैसा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है, क्योंकि यह नवीकरण स्रोत है। और सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, सड़कों पर रोशनी आदि में कर सकते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और कौन उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ द राइस मेजर एंड माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द मैप। तो मुख्य क्षेत्र क्या हो गया आपका? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, यूपी और केरला का कुछ हिस्सा, भारत के तटीय क्षेत्र आएंगे इसमें। और गौण उत्पादक में क्या गया? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी का कुछ हिस्सा। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो सेट वन मैंने कंप्लीट कर दिया सोशल साइंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेट लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।